आगे बढ़ते हैं। टोंक में निवाई में फायरिंग कर लूट के मामले में लूट और फायरिंग में इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई। व्यापारी सत्यनारायण खंडेलवाल की मौत हो चुकी है। जयपुर के एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हुई। निवाई मंडी के व्यापारियों में घटना को लेकर खासा आक्रोश है। अनिश्चितकाल के लिए मंडी को बंद कर दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कोटक बैंक के बाहर ये लूट हुई थी। दिन दहाड़े ये फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि व्यापारी से 30 लाख रुपए लूट लिए गए। 3 गोलियां मारी गई। आनन फानन में इस व्यापारी को जयपुर रेफर किया गया एक निजी अस्पताल के अंदर, जहां पर इलाज के दौरान व्यापारी ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पूरे इलाके में आक्रोश है। सभी व्यापारियों ने मिलकर मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। साथ ही साथ व्यापारियों में दहशत भी है। यह व्यापारी बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकल रहा था, तभी बदमाशों ने इसका पीछा किया, गोली मारी, पैसे लूटे और फरार हो गए। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि उन्हें अभी साफ नहीं है। पुलिस या जांच में पता चल पाएगा कि रकम कितनी है। कुछ जगह पर बताया जा रहा है कि 14 लाख रुपए की ये लूट की गई है, लेकिन साथ ही साथ ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जयपुर में आरटीओ में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक दलाल है, दूसरा आरटीओ कार्मिक एलडीसी। बता दें कि यह गिरोह गाड़ियों का इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन करता था। इतना ही नहीं, यहां फेक व्यक्तियों के नाम से 45 ट्रकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। यहां तक बैंक के दस्तावेज भी फर्जी मिले हैं। चेसिस नंबर का कोई भी ट्रक उनके यहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ ही नहीं है, जो ये साबित करता कि इसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदले गए। इन ट्रकों का यहाँ रजिस्ट्रेशन से पहले जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के यहाँ से जो फाइनेंस कराया गया, उन बैंक से जब पता किया तो पता लगा उनके बैंक के द्वारा इन ट्रकों को कभी फाइनेंस किया ही नहीं गया, यानी कि वो डॉक्यूमेंट भी फर्जी लगाया गया। ये समस्त ट्रक हरियाणा से खरीदना बताया गया। हरियाणा के जिस शोरूम से खरीदना बताया गया, उस शोरूम के यहाँ जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा कि उस शोरूम के द्वारा भी ये ट्रक कभी बेचे ही नहीं गए। अर्थात ये समस्त ट्रक वो थे जो कि चोरी किए गए। कहीं ना कहीं इनकी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई होगी। ये खबर कोटा से है, जहां लाख सनीजा थाना पुलिस ने युवक के मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल 14 मार्च को बुद्धि प्रकाश मीणा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी थी। आखिरकार पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक शख्स की पत्नी ने ही गला घोंटकर पति की हत्या कर दी थी। बताया यह भी जा रहा है कि पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रियंका इस पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप देना चाहती थी। बेटे की हत्या से पूरा परिवार सदमे में है। और जो उसका प्रेमी था महावीर मीना, उन्होंने प्लान किया और उसके तहत उन्होंने उस रात्रि को, जब वो शराब के नशे में था और सो रहा था, तो गला दबा करके और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में दोनों को, महावीर और प्रियंका को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अभी गहन अनुसंधान किया जा रहा है। अजमेर में पुलिस पर वकील के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। वहीं कोर्ट के बाहर वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया और जयपुर रोड को जाम कर दिया, जिससे वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नाराज वकीलों ने कहा कि जब तक थाना अधिकारी और स्टाफ पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। मौके पर हंगामा देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। साथ ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर वकीलों से समझाइश की कोशिश कर रहे थे। हमारे वकील साहब के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, उनके साथ भयंकर मारपीट रही है, उनके सामने डॉक्टरी मुआयना कराया है। ये पुलिस का अत्याचार वकीलों पर बढ़ रहा है, इसको हम कभी भी सही नहीं करेंगे। इसी के विरोध में हमने रास्ता जाम किया है। एसपी साहब से मांग कर देंगे उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें। जब तक उसको सस्पेंड नहीं करें, हम रास्ता जाम रखेंगे। यहाँ तक कि वकीलों का चालान बनाया जा रहा है, वकीलों को मारपीट की जा रही है। जोधपुर के हिमांशु प्रजापति की हत्या मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमांशु के परिजनों ने एक बार फिर बैटरी शहर का रास्ता जाम कर दिया। मामले में पीड़ित परिवार ने सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की। फिलहाल मौके पर खांडा फलसा थाना अधिकारी दिनेश लखावत समेत पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंचे हैं और लोगों से समझाइश की कोशिश कर रहे हैं।
अजमेर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कलेक्ट्रेट, सावित्री रोड और अन्य इलाकों में सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण करने वाले ठेका चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और सामान जब्त कर जुर्माना वसूला। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी अजमेर की दीवारों को पोस्टर्स और बैनर्स लगाकर गंदा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सावित्री गर्ल्स की जो लाइन चल रही है, यहाँ पर मेडिकल गर्ल्स हॉस्टल है, इसके बाहर गन्ने वाला है और पूरी रोड पर अतिक्रमण कर रखा था और गन्ने की मशीन की रसीद भी नहीं कटवाई है। तो सबको सूचित कर दे, जिन्होंने भी गन्ने की मशीन लगवा रखी है वो 5 महीने की निगम की तरफ से 15,000 की रसीद कट रही है, वो कटवाएं, अन्यथा उनकी मशीन को जब्त किया जाएगा और सामान जब्त किया जाएगा। मरुधरा में क्राइम करने वाले होशियार और खबरदार हो जाए। क्यों? सरकार अब अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने इनके खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अपराधियों की खैर नहीं, अब क्राइम होगा कंट्रोल। पुलिस को नया टास्क, अपराध करोगे जेल जाओगे। टारगेट सेट है, टास्क तय है, क्राइम कंट्रोल करना है। जी हां, अपराधियों की अब खैर नहीं, पुलिस अब इन्हें बख्शने वाली नहीं। अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। बाकायदा पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर के एसपी को नया टास्क दिया है, जिससे कि प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। चलिए आपको बता दें कि क्या क्या टास्क दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय का सभी पुलिस अधीक्षकों को टास्क, 1 साल से लंबित अनुसंधान को पूरा करने के निर्देश। वांटेड की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाएं। अवैध हथियारों के खिलाफ नई मुहिम चलाएं। संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश। बीट बुक का नए सिरे से संधारण करने के निर्देश। डोर टू डोर सर्वे कर लोगों के बारे में जानकारी जुटाएं। 1 वर्ष से ऊपर जो भी पत्रावलियां पेंडिंग है, अनुसंधान जो जिनमें अभी पूरा नहीं हुआ है, एक तो उनको कहा गया है कि भाई ये जितना जल्दी हो सके आप इन पत्रावलियों को निपटाएं। दूसरा, जितने भी वांटेड अपराधी हैं, विशेषकर जो स्टैंडिंग वारंटीज़ हैं, पीओज़ हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अभियान के रूप में प्रयास शुरू करें। प्रदेश में अवैध हथियार बड़ी समस्या बनकर उभर रहे हैं। इसकी वजह से आपराधिक वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि अवैध हथियारों के खिलाफ पहले भी अभियान चलाए गए हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने अवैध हथियारों के खिलाफ सभी जिलों को नई मुहिम चलाने को कहा है। यही नहीं, पुलिस मुख्यालय ने अवैध हथियारों के खिलाफ स्पष्ट निर्देश देते हुए इक्का दुक्का हथियार पकड़कर पल्ला झाड़ने की बजाय सप्लाई चेन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आर्म्स एक्ट के बारे में है, जो आपको पता होगा कि आर्म्स किस तरह से कई अपराधों में यूज़ होते हैं। तो आर्म्स एक्ट के बारे में एक नई तरह से मुहिम छेड़ी जाए, ताकि जो अवैध हथियार हैं वो अधिक से अधिक संख्या में पकड़े जाए, ताकि जो अपराधी यूज़ कर रहे हैं आर्म्स को कई प्रकरणों में, तो वो उन पे अंकुश लगे। जाहिर है पुलिस कमर कस चुकी है, जिम्मेदारों को निर्देश दिए जा चुके हैं। उम्मीद कीजिए अपराध पर अंकुश लगेगा और वर्दी पर आवाम का विश्वास बढ़ेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ की रिपोर्ट। बैंक कर्मचारियों के बाद अब एलआईसी कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। एलआईसी के कर्मचारी विनिवेश का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते हड़ताल करने का ऐलान किया गया। यह हड़ताल 1 दिन की है। बता दें कि इस सरकारी कंपनी की शुरुआत साल 1956 में हुई थी और इस समय इसमें करीब 1,14,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा करीब 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स भी हैं। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में एलआईसी का आईपीओ लाने का ऐलान किया था। इसके अलावा पीएसयू और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हिस्सेदारी बेचकर 75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का विनिवेश लक्ष्य रखा था, जिसके लिए सरकार ने 2 बैंकों और एक सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का ऐलान किया था। बता दें कि प्रदेश में भी एलआईसी की 155 शाखाएं बंद हैं। इनके करीब 5,500 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, काम पे पहिया जाम करेंगे।
जयपुर में भी कर्मचारियों ने अंबेडकर सर्किल स्थित जीवन प्रकाश भवन परिसर में प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया। संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों ने कहा कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC का IPO लाने की बात कही थी, उसका वो विरोध करते हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैंक जनरल इंश्योरेंस के बाद आज निजीकरण के विरोध में LIC दफ्तर भी जो है वो पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ताले जरूर खुले हैं, लेकिन कर्मचारी जो हैं वो ब्रांच के बाहर इकट्ठा होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। प्रदेश में कुल 266 हमारे यहाँ कार्यालय हैं और प्रतिदिन के हिसाब से यदि देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ का से अधिक का टर्नओवर राजस्थान प्रदेश में होता है और ये अखिल भारतीय स्तर की हड़ताल है और मुख्यतः भारत सरकार की जो तीन नीतियां हैं उनके खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उनमें सबसे प्रमुख है हम LIC का जो IPO आ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो निजीकरण जिस तरीके से 74% FDI भारत सरकार लेकर आ रही है बीमा क्षेत्र में, उसका विरोध कर रहे हैं। और इसके अलावा एक तरफ हम एक प्रॉफिट। जोधपुर में भी LIC के कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया, निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस हड़ताल में जो केंद्र सरकार ने LIC के IPO लाने का जो एक प्रस्तावित निर्णय दिया है, इसके साथ ही जो बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर 74% करने का जो सरकार का प्रस्ताव है, देश भर के सभी बीमाकर्मी सरकार के इन कदमों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये संस्थान इस देश के 32 करोड़ बीमा धारकों की संपत्ति है, जिसको इस तरह से छल के साथ निजी हाथों में देना और इसके निजीकरण का रास्ता खोलना, ये सरकार की नैतिकता के दायरे से बाहर का विषय है। जिस तरीके से सरकार बीमा अधिनियम में संशोधन करना चाहती है, संवैधानिक रूप से उन अधिनियमों में वित्त विधेयक के माध्यम से संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुमत के आधार पर वो इन सारी चीज़ों को दबाकर अपने निजी हितों को साधना चाहती है। हम उसका विरोध करते हैं। इसी तरीके से जो नए श्रम कानून सरकार लागू करना चाहती है, इसी तरीके से जो हमारे बीमा कर्मियों का 43 महीने से जो वेतन पुनरीक्षण लंबित है। अजमेर में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम के संयुक्त कर्मचारी और अधिकारी एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि बाजार में सूचीबद्ध कर LIC का IPO लाया जाए। बीमा उद्योग में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाए और कर्मचारियों के वेतन मांग पत्र को मंजूर करने में देरी ना की जाए। आज हमारी जो एक तमाम जो बातें हैं इनको वापस की AI की स्थापना हो चुकी थी और ऐसी कई बात दौसा के उस झोला छाप डेंटिस्ट की जो दांत की दुकान चला रहा है। जो यहाँ चौंके मत, इस डेंटिस्ट के पास ना तो डिग्री है ना ही कोई क्लिनिक, बस ये छोटे से कमरे में अपना काम चला रहा है और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। वहीं रास्ते से गुजरते वक्त संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीत शर्मा की नजर इस दुकान पर पड़ी तो वे भी हैरान रह गए। पूछताछ के बाद संभागीय आयुक्त ने दांत की दुकान चलाने वाले शख्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पूछताछ में पता चला कि शख्स बिहार का रहने वाला है और बिहार से ही दांतों का इलाज सीख कर आया है। मालूम हो कि दांत की दुकान चलाने वाला शख्स कुछ केमिकल रखता है और इन केमिकल के जरिए दांत उखाड़ने का काम करता है, वो भी 100 से 50 रुपए में। लेकिन इसके पास कोई डिग्री नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सेकराय उपखंड मुख्यालय पर इस तरह से फर्जी दुकान चलाई जा रही है तो और जगहों का क्या हाल होगा। अब देखना होगा कि प्रशासन झोला छाप डेंटिस्ट पर कार्रवाई करता है या नहीं। उसके लिए CMC साहब को कार्रवाई के लिए बोला है ना, तो उसमें वो अनऑथराइज्ड लोग हैं, RMP जिसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो तो RMP भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है उसको जो ड्यू डिग्री है वो उसके पास होनी चाहिए और ड्यू परमिशन है वो होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो अनुचित है, नियम विरुद्ध है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RS मुख्य परीक्षा 2018 के इंटरव्यू का प्रोग्राम जारी कर दिया। कुल 1050 पदों के लिए आयोग 22 मार्च से पहले चरण का इंटरव्यू शुरू करने जा रहा है, जिसके प्रवेश पत्र भी आयोग वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिए गए हैं। वहीं आयोग ने आज दूसरे चरण का इंटरव्यू प्रोग्राम भी घोषित कर दिया है। दूसरे चरण के इंटरव्यू में 31 मार्च से शुरू होकर 7 मई तक चलेंगे और इसमें 1709 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इंटरव्यू के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। ठगी की जो कहानी आपने बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 में देखी होगी, वही कहानी पाली में फिर से दोहराई गई। ठगी का जाल जी जा शिकार, फर्जी आयकर अधिकारी बनकर ठगी,
2,30,000 रुपए ठगे। पाली में स्पेशल 26 जैसी ठगी। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो शातिर है जो फर्जी आयकर अधिकारी बनकर व्यापारियों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी सरवन कुमावत की ठगी की कहानी बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 से मेल खाती है। पुलिस के मुताबिक उसी फिल्म की तर्ज पर नकली आयकर अधिकारी बनकर अपने जीजा तक को ठगने का प्लान बनाया। गिरोह से कुछ शातिरों को जोड़ा और प्लान को अमली जामा पहनाने निकल पड़ा। सरवन अपने गिरोह के साथ बुधवार दोपहर जयतारण के बिजली घर चौराहा स्थित अपने जीजा की हार्डवेयर शॉप पर पहुंचा और खुद को आयकर अधिकारी बताकर दुकान के मालिक रविंद्र कुमावत से रिकॉर्ड दिखाने को कहा। फर्जी आयकर अधिकारी सरवन कुमावत ने 3 महीने पहले व्यापारी रविंद्र के बेंगलुरु पहुंचने की गोपनीय बात बताई, जिससे व्यापारी हड़बड़ा गया। जिसके बाद शातिरों ने शॉप की तलाशी ली और दुकान में रखे 2,30,000 रुपए जब्त कर लिए और दुकानदार को जयपुर ले जाने की बात कही। तभी कुछ ऐसा हुआ कि दुकान के मालिक रविंद्र को शातिरों पर शक हो गया। उसने अपने परिचित निम्बोल सरपंच को मामले की सूचना दी, जिसके बाद सरपंच। अब बुलेटिन में बात बॉलीवुड की कंगना रनौत की, जो इन दिनों चूरू के रतनगढ़ में स्पॉट हुई हैं। यहां कंगना को किसान के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने पड़ियारा हवाई पट्टी के बाहर प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने कंगना गो बैक के नारे भी लगाए। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझाइश की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बता दें कि किसान आंदोलन पर दिए गए बयान के विरोध में किसानों ने यह प्रदर्शन किया था।